हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर ली है। ठीक है, चलिए तो क्लास जैसा कि आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की क्लास में हम कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम, चाहे वो सीपीसीट एग्ज़ाम हो, एमपीएसआई हो, या फिर एसआई स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है, और इसके अलावा व्यापम या फिर एमपी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर उसमें कंप्यूटर आता है बेसिक वाला, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। एमपी के अलावा स्टेट लेवल का भी कोई एग्ज़ाम है जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एनडीएसए की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। तो अभी 21st के लिए हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी रजिस्टर नाउ करते हो तो अभी आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा ये की फीचर्स हैं जो आपको वीडियो कोर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों में मिलने वाले हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और डेमो लेक्चर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं सीधा क्लास स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट ऑफ हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के संबंध में बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड कंपोनेंट ऑफ डिस्क, यानी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, उसकी संबंध में क्वेश्चन है। यानी वो जो डिस्क होती है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा इनवैलिड है। ऑप्शन है आपके पास सरफेस, सिलेंडर, क्लस्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे के सारे इनवैलिड हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं डिस्क के, वो कौन कौन से होते हैं और इन कंपोनेंट्स का क्या क्या वर्क होता है। अगर आपने डिवाइसेस वाला लेक्चर देखा है तो वहां पे ये सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की है। तो डिस्क का वो कौन सा कंपोनेंट जो इसमें से इनवैलिड है, तो वो है आपका सरफेस, यानी सिलेंडर होता है और क्लस्टर होता है। अब क्या वर्क होता है सिलेंडर का, क्या होता है क्लस्टर का, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पे भी स्पेशली क्वेश्चन बना था। ठीक है, अगर आप चेक करोगे प्रीवियस आपके एग्जाम के क्वेश्चन, तो वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि सिलेंडर और क्लस्टर दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये टर्म यूज किए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम डिस्क के और कंपोनेंट की बात करें, यानी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इनवैलिड वाला क्वेश्चन आता है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे कौन कौन से वैलिड है। तो वैलिड की अगर हम बात करें, वैलिड कंपोनेंट की, तो यहाँ पे ये सारे आपके वैलिड हैं, जिसमें स्पेंडल है, ब्लॉक है, सेक्टर है, सिलेंडर है, क्लस्टर है, ट्रैक्स है, प्लेटसर है, सॉरी प्लेटर है, आर्म्स एंड डिस्क हैंड, जो रीड और राइट के लिए ये यूज होता है। तो ये बेसिक है। इनके यूज आप बस आप वन लाइन में, यानी वन लाइन का इनका जो यूज है वो आप देख लेना। नहीं तो आप अगर मॉड्यूल चेक करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे तो इनके वन लाइन जो फैक्ट हैं वो भी आप लिख लेना कि स्पेंडल का क्या यूज है, ब्लॉक का क्या यूज है। ठीक है, और सेकंड जो है इनका इमेज, इनका इमेज का मतलब क्या है, यानी ये जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्क में कहां पर होते हैं, यानी कोई भी अगर हम डिस्क लेंगे तो ये जो कंपोनेंट आपको कहां पे मिलेंगे, क्योंकि उनके पर्टिकुलर इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आइकॉन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंस, यानी सॉरी 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट बताना। ये कि बाइनरी नंबर है 10, जिसको आपका कॉम्प्लीमेंट्स वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो
बाइनरी नंबर के दो कॉम्पोनेंट्स हम जनरली अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपके वंस कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन आएगा और एक आएगा सेकंड पे। तो ये होते क्या है, इनका हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखो, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें करना है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना कि कोई भी अगर बाइनरी नंबर है, क्योंकि बाइनरी नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और कोई भी बाइनरी नंबर है तो वन की जगह पे हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। यानी वन को रिप्लेस कर देंगे हम जीरो से, यहां पे लिख दो, वन को रिप्लेस कर देंगे जीरो से और जीरो को रिप्लेस कर देंगे वन से, क्योंकि हमारे बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, जीरो और वन। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वन की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो के प्लेस पे वन आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर था हमारा वन जीरो, तो यानी जीरो के प्लेस पे क्या आना चाहिए, वन, और वन के प्लेस पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो यानी वन जीरो, यानी ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन सीपीसीटी में तो पूछा गया है कि टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने समझ लिया, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आप, क्लियर है। अब क्या डिफरेंस होता है, यानी किसी नंबर का वंस निकालते हैं और टूज निकालते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कुछ नहीं है, बस इनका आप डेसिमल नंबर निकाल लोगे तो पता चल जाएगा क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता, सिंपल सा, जो हमने किसी नंबर का अगर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें ओनली वन हम ऐड कर देंगे। वन कौन सा, जीरो वन वाला, ये डेसिमल वाला वन नहीं है, जो हमारा बाइनरी नंबर का वन है वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये नंबर है वन वन जीरो है, तो हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका वंस निकालना पड़ेगा। तो वंस के लिए हमें पता है कि जहां पे जीरो है वहां वन हो जाएगा और वन के रिप्लेस पे जीरो हो जाएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वंस, वो आएगा जीरो जीरो वन। अब हमें क्या करना है, इसमें वन ऐड करना है। तो वन यानी बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो नंबर सिस्टम में जाके चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में पढ़ा है। क्योंकि बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का एक स्टेप आगे हो जाता है। यानी अगर हम बेसिक लेवल से उठ के बात करें और आपके एग्जाम में बेसिक लेवल से यानी उठने के बाद भी एक स्टेप आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वन वन क्या होता है, वन वन टू नहीं होता, जैसे कि हमने बाइनरी नंबर में देखा था वन 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 जीरो होता है। तो जीरो का क्या आ जाएगा, वन जीरो का जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे वन को ऐड करेंगे जीरो के साथ तो ये वन ही हो जाएगा। यानी क्या आएगा, वन जीरो, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्स आएगा किसका, वन वन जीरो का। तो यानी हमें कुछ नहीं है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जस्ट रिप्लेस कर देना है वन को जीरो से और जीरो को वन से। जबकि सेकंड में हमें क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट को के साथ हमें वन ऐड कर देना है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये इसका आप अपनी नोटबुक में ये चीज नोट कर लेना कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट और सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज, यानी कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में दो लैंग्वेज होते हैं, हम दो लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक हाई लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। हाई लैंग्वेज में हम क्या करता है, ह्यूमन प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो भी हम प्रोग्राम सोर्स कोड लिखते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में। आपने हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफर करना है मशीन में, तो उसके लिए क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर या फिर ट्रांसलेटर। तो आपको बताना है क्या होगा। तो ये इजी है, अगर आपने इस चारों टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानते हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। क्योंकि असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में
ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें तो ये भी आपका कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों कन्वर्ट करते हैं हाई लैंग्वेज से लेकर मशीन लैंग्वेज या फिर लो लैंग्वेज में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। यानी कंपाइलर आपका वन टाइम में, ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने काफी बार पहले भी बताया, वन टाइम में होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन करता है। ये बेसिक पॉइंट है और ये दोनों का जो मेन डिफरेंस है अगर हम कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर की बात करें तो ये जो उनका डिफरेंस है वो इसी पॉइंट पे टिका हुआ है। यानी होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, ये लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चारों टर्म आपकी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट में जो आ रहे हैं वो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूँगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंटर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक। यानी कौन सा प्रिंटर है जो लेजर बीम और इलेक्ट्रो जो फोटोग्राफिक है जो टेक्निक है उनका कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन है आपके पास लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक, लाइन प्रिंटर और डिजी प्रिंटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंट में बात करें जो प्रिंटर चल रहा है ना वो हमारा लेजर प्रिंटर है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमने दो टाइप के प्रिंटर पढ़े थे, एक तो हमने इम्पैक्ट पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रीवियस अगर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो लेजर और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक जो टेक्निक है उसका कॉम्बिनेशन लेजर प्रिंटर में, क्योंकि नाम से ही लेजर हो रहा है तो ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन एक स्टेप आगे है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी लेजर आपका इम्पैक्ट में आता है या फिर नॉन इम्पैक्ट में आता है। जैसा कि अगर आप प्रिंटर की थ्योरी जानते हैं इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी दो चीज होती है आपके प्रिंटर में, एक तो आपका पेज जिस पर आप प्रिंट कर रहे हो और सेकंड जो आपका डॉट भी हो सकता है लेजर भी हो सकता है, यानी जिससे आप प्रिंट कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट का सीधा सीधा है कि अगर जिससे प्रिंट कर रहे हो आप अगर उन दोनों का टच है तो वो इम्पैक्ट होगा, और नॉन टच है वो भाई लेजर हो रहा है तो वो नॉन इम्पैक्ट में चला जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। चलिए तब एक बार इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट होता है कौन सा इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन और ड्रम। तो ये सारे प्रिंटर हैं, इसमें जिस पर हम प्रिंट करते हैं और जिससे प्रिंट करते हैं उन दोनों का टचिंग फेस रहता है, ये दोनों आपस में टच होते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें वाई लेजर जो लेजर है उसी के द्वारा प्रिंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा टर्म है, जैसे हम जानते हैं कि पेज पे तो प्रिंट होता है लेकिन इम्पैक्ट में किससे ये प्रिंट करता है और नॉन इम्पैक्ट में किससे प्रिंट करता है, ठीक है ना। रोलर जो आपने सुना होगा, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक टर्म है ना प्रिंटर के फॉर्म में वो भी आप देख लेना, आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड, यानी जो चौथी जनरेशन है हमारी कंप्यूटर की वो कब डेवलप हुई थी। आपका 1960s में और 1950s के बाद 1970s और 1990s, यस कब डेवलप हुई थी। चलिए तो अगर हम बात करें इस जनरेशन की तो इस जनरेशन पहले हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन है उनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो पीरियड है वो है 1956 यानी 1950s के समथिंग है, ठीक है, 1950s के समथिंग है। और अगर हम 50s और सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन है वो 1960s के है, ठीक है। और
आपकी जो है थर्ड जनरेशन कहाँ जाएगी? थर्ड जनरेशन आपकी 60s में ही चली जाएगी, क्योंकि 71 तक जा रहा है। और फोर्थ जनरेशन आपकी 1970s में पहुंच जाएगी, 70s में पहुंच जाएगी बिल्कुल। और आपकी प्रेजेंट जनरेशन यानी जो फिफ्थ जनरेशन है वो आपकी कहाँ जाएगी, यानी प्रेजेंट में जो चल रहे हैं ना सारे कंप्यूटर आपकी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अब इन जनरेशन की अगर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें, यानी क्या क्या चेंजेस आया था, तो सबसे पहले इनके जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होते थे। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। और थर्ड में आईसी आई। इस आईसी की वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो काफ़ी साइज में बहुत स्मॉल होता चला गया डे बाय डे। उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया। और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म है। हाँ, एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के जो टाइप हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के टाइप पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो परफॉर्मेंस के आधार पे हो या फिर साइज के आधार पे हो। तो आप दोनों साइज दोनों बेस पे देख लेना कि कौन से कंप्यूटर का जो टाइप है और उनकी जो परफॉर्मेंस है या फिर उनके जो जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम कैसे अलग करेंगे, उनकी कैटेगरी कैसे बनाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल जो हमारी लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। यानी सीधा सा क्वेश्चन है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो फिफ्थ जनरेशन हमारी कंप्यूटर की, उसमें कौन सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन है फोर्टन, प्रोलॉग, सी और कोबॉल। तो आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज हम आज के कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि प्रोग्रामिंग से, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उनका इंट्रोडक्शन आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो काफ़ी डीप हो जाएगा। लेकिन इनका जो इंट्रो है, यानी कौन सी लैंग्वेज किसके लिए बनी थी, कौन सी लैंग्वेज का क्या फुल फॉर्म है और कौन सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोलॉग, यानी प्रोलॉग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। ठीक है, सी का कहाँ करते हैं, कोबोल का कहाँ, कोबोल तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिल्कुल इजी फुल फॉर्म है। यस, फोर्टन की तो आपको पता ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट्स, यानी जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शन को किस फ्रीक्वेंसी के साथ एग्जीक्यूट करता है। तो वो ऑप्शन है आपके पास, स्टोरेज कैपेसिटी के साथ, साइज के साथ, वेलोसिटी के साथ या फिर क्लॉक स्पीड के साथ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है, तो उसको जो मेजरमेंट है या फिर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो किससे मेजर की जाती है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं। चल तो आंसर बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। यस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज करता है उसका नेम है क्लॉक स्पीड, यानी जो हमारा इंस्ट्रक्शन को मेजर करने का तरीका है उसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। और इसको अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इसका जो मेजरमेंट है आप किस फॉर्म में करते हो ये भी आपको बताना है, यानी इसका मेजरमेंट किस वे में किया जाता है। जैसे हम मेजरमेंट की बात करें, जैसे आप मेजर करते हो रुपीज को पैसे में करते हो, रुपीज में करते हो, या फिर लेंथ की बात करें तो सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर। इसी प्रकार अगर हम क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड का जो मेजरमेंट है वो किस फॉर्म में किया जाता है। यस बताइए क्या होगा। यस, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो टाइप में हम इन
क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं, एक तो मेगा हर्ट्ज में करते हैं, मेगा हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है, और सेकंड करते हैं गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में। मेगा का मतलब क्या है, अगर आपने मेमोरी यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट को पढ़ा है ना, तो आपको मेगा और गीगा दोनों का मतलब पता होगा। मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, डीप में जाने का, जैसे अगर मेमोरी यूनिट में बात करें, मेमोरी यूनिट जैसे हमने पढ़ी थी कि 1 किलोबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है आपका वन 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स। अगर हम इसको 1000 में बात करें तो 1 KB इक्वल टू हो जाता है हमारा 10 की पावर 3 बाइट्स। ये लगभग मान सकते हैं, यानी 1024 को हम 1000 के समथिंग अप्रॉक्स मान सकते हैं, क्योंकि इस 10 पावर यहाँ पे 2 की पावर, यानी आपका जो मेजरमेंट है मेमोरी यूनिट का वो 2 की पावर में भी होता है और 10 की पावर में। और 10 की पावर में कब होता है, जब हम 1024 को अप्रॉक्स 1000 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से 2 की पावर ये आपका 10 होता है और ये 10 की पावर 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम 1 MB की बात करें, 1 MB की बात करें तो 1 MB इक्वल टू हो जाता है 10 की पावर 6 बाइट। इसी प्रकार 1 GB की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 10 की पावर 9 बाइट। क्लियर है। इसी प्रकार यानी मेगा का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको टर्म में समझें तो ये होगा मिलियन, और गीगा का मतलब होता है विलियन। आप चेक कर लीजिएगा, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर हम टीबी में जाएंगे, यानी 1 TB में जाएंगे, तो ये आपका ट्रिलियन में चला जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक टर्म थे जो मेमोरी यूनिट में हमने पढ़े थे, उसी साइकिल को हमने यहाँ पे यूज किया है। जरूरी नहीं है इस टर्म यू आपको याद रखनी, लेकिन मेगा का जब भी आपको, जब क्लॉक साइज के ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है ना, जब क्लॉक साइकिल ऊपर पूछा जाएगा कि कोई भी क्लॉक साइकिल लिखी है, उसको आपको मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में जब कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे आप फंस जाओगे कि हम मेगा हर्ट्ज में कितने टेंस यू होते थे और गीगा में आपके कितने टेंस होते थे। तो अब मेगा में आपके 10 की पावर 6 टेंस है, यानी 10 की पावर यानी 6 टेंस है, और गीगा में आपके 9 टेंस है, यानी 10 की पावर 9 है। तो ये हमने देख लिया। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, बाकी मैं आपके डाउट जो हमने मेमोरी लेक्चर है उसमें आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। क्या क्वेश्चन है, द क्लॉक रेट ऑफ अ सीपीयू विच कैन परफॉर्मेंस, यानी ये परफॉर्मेंस क्लॉक रेट लिखी है, इसको आपको इक्वल बताना है कि किस इन 4 ऑप्शन में से ये किसके इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई वैल्यू को, जैसे कोई वैल्यू है उसको अगर हम, जैसे कोई वैल्यू अगर सपोज दैट जीबी में, एमबी में लिखी हुई है, कोई एमबी में लिखी हुई है, उसको हम जीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। यानी ये जो क्लॉक साइकिल लिखी है पर सेकंड का, इसका हर्ट्ज में वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। चले तो अगर हम इस वैल्यू, इस नंबर ऑफ साइकिल की बात करें, ये जो क्लॉक नंबर ऑफ साइकिल है वो कितनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस नंबर के पास कितने टेंस हैं, क्योंकि हमने 2 मेजरमेंट पढ़ी थी क्लॉक साइकिल में, वो हमारी फर्स्ट थी मेगाहर्ट्ज और सेकंड थी गीगा। तो मेगा में हम जानते हैं टेंस आपके 6 होते हैं और गीगा में 9 टेंस होते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम ध्यान से, तो कितने टेंस हम बना सकते हैं, तो यानी एक 1 2 3 4 5 5 तो होते हैं, लेकिन हमारा मेजरमेंट 6 से कम नहीं होना चाहिए। आपका 9 से ऊपर यानी 6 से अबव चला जाएगा और 9 से अबव चला जाएगा, लेकिन 6 से डाउन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर टेंस अगर हम बनाएंगे तो ये 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब हम 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। और ये 10 की पावर 6 है उसको हम मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा 2.8 मेगा हर्ट्ज। तो गीगा हर्ट्ज अगर होता तो उसके लिए हमें 3 टेंस और लाने पड़ते, तो उसके लिए हम क्या करते, 0 0 2 टेंस और 3 और लेके आते। तो यहाँ पे ये अगर हम गीगा में निकालते
तो गीगा में ये हो जाता यानी 0.002 गीगा हर्ट्ज। तो ये आपका गीगा हर्ट्ज में हो गया, ये मेगा हर्ट्ज में हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, नहीं आया समझ में तो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये कन्वर्जन हम मेमोरी यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज विथ रिगार्ड टू इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी यहां पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध आईसी से आईसी से नहीं है। यानी जो हमने आईसी पढ़ी थी, जो हमारा कंप्यूटर जनरेशन है थर्ड में उसमें जो आईसी हमने यूज की थी, उस आईसी से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है। यानी एसएसआई नहीं है, पीएसआई नहीं है, एमएसआई नहीं है, या फिर वीएलएसआई नहीं है। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में इनमें से क्या यूज नहीं होता, सीधा सा क्वेश्चन है। तो अगर आपने आईसी के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारी ट्रांजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, डिकोडर हो, तो ये सारे डिवाइसेस में आजकल आपका जो आईसी है वो यूज हो रहा है। जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यानी अलग अलग जो मैन्युफैक्चर कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर को हम वायर के द्वारा या फिर पीसीबी के द्वारा, जिसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के द्वारा हम आईसी में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और अगर हम इस आईसी के स्केल की बात करें, यानी इसमें क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, तो वो आपका एसएसआई है, एमएसआई है, एलएसआई है, वीएलएसआई और वीवीएलएसआई। तो इनका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा। जैसे एसएसआई का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज और वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है। चलिए तो आंसर हो जाएगा, यानी पीएसआई नहीं होता, बाकी एसएसआई होता है, एमएसआई होता है और वीएलएसआई होता है। जिस प्रकार हमने जो हमारा जैसे हमने डिजिटल सर्विस लाइन में पढ़े थे, जो हमारे मॉडेम में फॉर्म पढ़े थे ना, उसी प्रकार से ये इंटीग्रेटेड सर्किट में ये टर्म यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फिचिंग एंड एग्जीक्यूशन फॉर अ सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज, यानी जो हमारी मशीन है, यानी जो मशीन के इंस्ट्रक्शन है उनको फेच करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम है वो क्या है। यानी अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था जब मैंने सीपीयू की शेड्यूलिंग पढ़ाई थी। सीपीयू की जो शेड्यूलिंग पढ़ाई थी ना, वहां पे मैंने सारे टाइम पढ़ाए थे, चाहे वो डेली टाइम हो, सीपीयू साइकिल हो, रियल टाइम हो, सीक टाइम हो, सारे टाइम मैंने पढ़ाए थे कि कौन कौन सा टाइम जब सीपीयू हमारा जो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है या फिर उन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है ना, तो वो टाइम क्या होता है, चाहे वो वेटिंग टाइम हो, ठीक है, डिले टाइम हो, रियल टाइम हो, तो ये सारे टाइम मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सीपीयू साइकिल हो जाएगा। कैसे होता है ये आप जाके सीपीयू का जो हमारा शेड्यूलिंग वाला लेक्चर है वहां पे आप जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हैज लोएस्ट प्रोसेसिंग पावर एंड नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे कम पावर जो प्रोसेसिंग पावर की प्रोसेसिंग पावर का यूज करता है और नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट है उनको परफॉर्मेंस करता है, यानी नंबर ऑफ सपोर्ट जो यूजर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। यानी कितने भी उसमें नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे लोएस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट भी कर देते हैं ना
तो आंसर क्या होगा ये भी आपको सोच के चलना है। यानी हाईएस्ट पावर जो प्रोसेसिंग पावर है उसका यूज कौन करता है, अगर आप लोएस्ट आंसर कर देते हो तो। क्लियर है? चलिए, तो एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी या फिर एसआई एएसआई इनके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स या वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग। व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वेबसाइट विजिट करिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कहीं पे भी अगर आपको डाउट आए तो कमेंट करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है ना उसको काफ़ी स्टूडेंट जो इनेबल करना भूल जाते हैं, तो उसको भी अगर आप इनेबल कर देते हैं तो जो जब भी कोई नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप से आप हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे ऐड हो जाइए, तो हम सारे स्टूडेंट को जो भी हमारा लेक्चर न्यू होता है उसका हम जो लिंक है वो शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।